हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12th NIS इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ईच और एवरी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको उनके आंसर्स कैसे देने हैं और कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ, बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हो। ऐप का नाम है पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही साथ काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज भी हमने लॉन्च कर दिए हैं वहाँ पर। तो डेमो वीडियो देख करके आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन, अफोर्डेबल कोर्सेज, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो एक बार ज़रूर से वीडियो फिनिश करने के बाद देख लेना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों के इंग्लिश 302 जिसका कोड है उसका जो क्वेश्चन पेपर है होता है ये। इसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होकर मिलेगा। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, उसमें सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और पार्ट बी जो हम पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन पेपर के आगे का, मतलब पार्ट बी जो है उसमें सारे के सारे आपको कैसे क्वेश्चन मिलने हैं, सब्जेक्टिव, यानी डिटेल में उनके आंसर आपको लिखने हैं। अब मैं आपको बता दूं, चाहे आपका पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, अगर हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो दोनों ही पार्ट के अंदर आपको जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है, यानी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है आपका उसमें जो आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर है वो सारा ऑब्जेक्टिव होगा। और जो पार्ट बी है उसमें आपका रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर ये सब आपका सब्जेक्टिव होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं अब हम। और इसके अलावा ये चैप्टर्स अगर नहीं पढ़े ना आपने, क्योंकि आपकी पोएम्स से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले, तो ये सारे चैप्टर आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका सेक्शन ए का। सेक्शन ए का क्वेश्चन है ये, और ये आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सही चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। व्हाट डू द विलेजर्स डू व्हेन दे फाइंड आउट अबाउट द मदर्स पेडिसमेंट, यानी प्रेडिसमेंट, यानी विलेजर्स जो हैं वो क्या फाइंड आउट करते हैं मदर की प्रेडिसमेंट के बारे में। यानी जब मदर को जो है स्कॉर्पियन काट लेता है तो विलेजर्स जो है क्या फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दे लीव हर अलोन, वो उसको अकेला छोड़ देते हैं। या फिर दे कम टू हेल्प हर विद सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स। या फिर दे कॉल अ डॉक्टर इमीडिएटली। या फिर वो उन पर हंसते हैं। तो देखो, ना तो वो उनको अकेला छोड़ते हैं विलेजर्स, ना जो है इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाते हैं, ना ही उन पर हंसते हैं, बल्कि वो तो जो है ना हेल्प करने आते हैं विलेजर्स अपने ही सुपरस्टिशन से और रिचुअल्स से। तो ये आपकी पोएम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं उसको भी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी डज द पोइट डिज़ायर फॉर द वर्ल्ड इन द पोएम, यानी कौन सी क्वालिटी पोइट जो है डिज़ायर करता है पोएम के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका साइलेंस, या फिर फियरलेसनेस, या फिर वेल्थ, या फिर एम्बिशन। तो देखिए, फियरलेसनेस वो चाहता है पोइट पोएम के अंदर कि किसी के दिल में डर ना हो। अब चलिए, पहले क्वेश्चन के अंदर तो आपको ये 4 ऑप्शन वाले मिल गए। अभी दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, दूसरा है बी और तीसरा है आपका सी। ठीक, ए क्वेश्चन के अंदर कहा गया है व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स हाउस सिम्बलाइज इन द पोएम। तो ये पोएम का नाम है आपकी माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब जो ग्रैंड मदर का हाउस है ना, तो ग्रैंड मदर का हाउस क्या सिंबलाइज करता है इस पोएम के अंदर, यानी ग्रैंड मदर के हाउस के अंदर क्या क्या मिल रहा था पोइटस को, उनको मिल रहा था लव, वार्मथ, सिक्योरिटी एंड लॉस्ट हैप्पीनेस। ठीक, तो ये मिल रहा था अभी फिलहाल उनको। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो डू द 2 रोड सिंबलाइज इन द पोएम। ये जो है आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन, इसमें पूछा गया है कि जो 2 रोड्स के बारे में बात की है, 2 रास्ते जो हैं उसमें वे इस पोएम में क्या सिंबलाइज करते हैं। द 2 रोड्स इन द पोएम स्टैंड फॉर द चॉइसेस वी हैव टू मेक इन लाइफ। देखिए, 2 रोड जो है वो जो रास्ते बताए गए हैं इस पोएम के अंदर वो हमें ये बताते हैं स्टैंड फॉर द चॉइसेस, यानी हम जो अपनी ज़िंदगी को लेके चॉइसेस करते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है ना, ऐसे हमारे पास भी लाइफ में कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हमें 2 चीज़ों में से एक को चूज़ करना पड़ता है। तो बस वही उस चीज़ को ये पोएम दिखा रही है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रेज चेजिंग आफ्टर द ब्रोकन ड्रीम्स इम्प्लाई इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आपकी एक पोएम है जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो उसमें एक फ्रेज है चेजिंग आफ्टर द ब्रोकन ड्रीम्स, इसका क्या मतलब है।
ठीक है। तो देखिए इसका मतलब है इट सजेस्ट, यानी ये जो फ्रेज है सजेस्ट करती है कि पीपल आर वेस्टिंग देयर एनर्जी ऑन ड्रीम्स दैट हैव लॉस्ट देयर पर्पस और वैल्यू इंस्टीड ऑफ वर्किंग टुवर्ड ट्रूथ, फ्रीडम एंड प्रोग्रेस। यानी इसका मतलब ये है, चेजिंग आफ्टर द ब्रोकन ड्रीम्स का मतलब ये है कि जो लोग हैं ना वो अपना टाइम और एनर्जी किस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सपने देखने में, जबकि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो अपना पर्पस खो देते हैं, वैल्यू खो देते हैं। इंस्टीड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स ट्रूथ, यानी सच्चाई की तरफ काम करने की बजाय वो लोग सपने देखते हैं और उसी में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए, ट्रूथ, फ्रीडम और प्रोग्रेस की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स रनिंग आफ्टर यूजलेस और फेल्ड आइडियाज इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि यूजलेस और फेल्ड आइडियाज के पीछे भागने से बेहतर है हम जो है उन चीज़ों पर फोकस करें जो ट्रूली मैटर करती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको मिले थे, ये रहे 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको ये मैंने दिखा दिए हैं सॉरी, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए कहा गया है कि इस टेक्स्ट को आप ट्रू और फॉल्स किसके बेस पर करेंगे। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, इसको पढ़ना है और उसके बेस पर ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं। अब देखिए पैराग्राफ फटाफट से आप पढ़ेंगे जब एग्जाम में दिया जाएगा। अल्टीमेट गोल ऑफ ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट इज टू एनेबल द पेशेंट टू अचीव लास्टिंग एब्सटिनेंस, बट द इमीडिएट गोल्स आर टू रिड्यूस ड्रग यूज, इम्प्रूव द पेशेंट्स एबिलिटी टू फंक्शन एंड मिनिमाइज द मेडिकल एंड सोशल कर्स ऑफ ड्रग अब्यूज। तो देखो बेसिकली आपका पैराग्राफ ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट के बारे में है ना, तो कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसका क्या सही फ़ायदा है, क्या है, यही इसमें बताया गया है। अभी देखिए इससे रिलेटेड फटाफट से आ जाते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल पर्पस ऑफ ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट इज टू एनेबल पेशेंट्स टू गिव अप ड्रग्स फॉर एवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा पहली ही लाइन में ये वाला आपका गिवन है, तो यह आपका ट्रू, हाँ सही बात है, ये आपका ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है द पैसेज बिलीव द ड्रग अब्यूज ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। ये पैसेज पढ़ के हमें पता चलता है कि इस पैसेज में ये बताया गया है कि जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो अब्यूज इफेक्ट होते हैं उसके, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है ड्रग अब्यूज इज एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, यानी जो ड्रग अब्यूज़ है उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो 3 आपको ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर दिए गए हैं इस पैसेज को पढ़ने के बेस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको कॉलम मैच करनी है। रेफरेंस टू इफ़ आई वर यू, आपका एक लेसन है इफ़ आई वर यू नाम है उस लेसन का। ऐसे ही आपको कोई सा भी जो है दे देंगे किसी भी चैप्टर का, ठीक है, एग्जाम में, और आपसे जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। अगर जिसने लेसन नहीं पढ़ा है पढ़ सकते हैं, आप सारे लेसन पढ़ सकते हैं, मैं पढ़वा चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पर लर्न इंग्लिश पे, उसको विजिट करिए, एक एक चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो जिराड है, इंट्रूडर है, क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले और सेटिंग ऑफ द प्ले, 4 पॉइंट्स हैं, इसको आपको मैच करना है इधर वालों से। तो देखिए ये रहा, जिराड के सामने क्या है, जिराड कौन है, एक प्रोटैगनिस्ट है जो कि विट यूज़ करता है। ठीक है, तो जिराड किससे मैच होगा, ये जिराड होगा, ये रहा इस वाले से, बी से मैच होगा जिराड हमारा, किससे मैच होगा, बी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन है, ये एक क्रिमिनल है जो कि प्लान करता है कि वो जिराड की आइडेंटिटी चुरा लेगा, तो इसमें आपका ए जाएगा। क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले क्या है, क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले ये है, लास्ट में ये होता है कि लॉक कर देता है जिराड इंट्रूडर को, किसमें, कबर्ड में। और सेटिंग ऑफ द प्ले कहाँ पर है, ये पूरा प्ले कहाँ पर सेट किया गया है, जिराड के कॉटेज में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिए हैं, बाकी रहे इनके आंसर्स भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, तो यहाँ पर आपको वो ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। अ लाइफ ऑफ वेल्थ, अ लाइफ ऑफ पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द फादर वांट फॉर हिज सन। ठीक, तो फादर क्या चाहते थे अपने सन के लिए, कैसी लाइफ वो चाहते थे, अ लाइफ ऑफ वेल्थ चाहते थे, या फिर एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंडिपेंडेंस हो, या फिर एक ऐसी लाइफ जो लग्जरी से भरी हो, या फिर अ लाइफ ऑफ हार्डशिप, एक ऐसी लाइफ जो कि हार्डशिप से भरी हुई हो। तो देखिए फादर चाहते थे अ लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू बलदेव इन द टनल, ये लेसन का नाम है टाइगर इन द टनल। तो बताइए बलदेव के साथ टनल में क्या हुआ वहाँ पर। 4 ऑप्शन है कि उसने ट्रेजर डिस्कवर किए वहाँ पर, या फिर उसको एक टाइगर ने अटैक कर दिया, या फिर उसने टैम्बू को सेव कर लिया अपने बेटे को, या फिर वो वहाँ से भाग गया। नहीं, देखो बलदेव के साथ क्या हुआ कि ही इज अटैक्ड बाय द टाइगर, तो उसको टाइगर ने अटैक कर दिया था जिसकी वजह से बलदेव की मौत हो गई थी। ठीक, चलिए अभी देखिए पार्ट ए के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ये पार्ट ए के सेक्शन ए के अंदर। ठीक, मैं अभी फिर से आपको दिखा दूं, पार्ट ए का हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्शन ए डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट यानी जो आपकी बुक है, जो आपकी लिटरेचर है, वहीं से अब तक
हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब वहीं के सारे क्वेश्चंस हमने क्या लिए हैं, आए हुए हैं एग्जाम में, इसी तरीके से आते हैं, चाहे वो आपके चैप्टर्स हों या पोएम्स हों, उन सभी से यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब आ जाते हैं पार्ट ए के सेक्शन बी के अंदर। अब देखिए सेक्शन बी क्या है, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है पढ़ने के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको आंसर करना है। अब आप फटाफट से इसको पढ़ेंगे क्योंकि अनसीन पैसेज होगा तो आपको नहीं पता कि भाई कहाँ से आया है, तो इसके लिए क्या तरीका है, फटाफट से इसको पढ़ना है और 2-4 लाइन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि भाई टॉपिक क्या है इसका। इन द हार्ट ऑफ द बस्टलिंग सिटी देयर वॉज अ स्मॉल पार्क नोन एज ग्रीनफील्ड पार्क। तो देखिए बस्टलिंग सिटी की अगर हम बात करें, वहाँ पर एक जो है छोटा सा पार्क था जिसका नाम था ग्रीनफील्ड पार्क। ये जो है ट्रैंकुल एस्केप सर्व करता था इनहेबिटेंट्स एमिड एंड अर्बन चोज से, ठीक। तो मतलब बेसिकली एक पार्क के बारे में है। ड्यूरिंग ऑटम, वहाँ पर जो है ऑटम सीजन में पत्ते गिरते थे, है ना, वाइब्रेंट शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड रेड कलर के जो है पत्ते गिरते थे वहाँ पर। तो बस इसी के बारे में है ये। चलिए आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। कंप्लीट करिए फॉलोइंग सेंटेंसेस को। फर्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर दैट मीन्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं या फिर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनफील्ड पार्क सर्व एज अ डैश एस्केप फॉर द सिटी इनहेबिटेंट्स। पहले जो क्वेश्चन है आपको लगभग वो फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा। तो इज सर्व्ड एज अ ट्रैंकुलिन एस्केप, देखिए रहा, यहाँ से है आपका इज सर्व्ड एज अ ट्रैंकुल एस्केप फॉर द इनहेबिटेंट्स एमिड द अर्बन चोज। तो यहाँ पर आपको मिल गया, ये रहा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑटम द लीव्स टर्न वाइब्रेंट शेड्स ऑफ डैश एंड रेड, यानी ऑटम के सीजन में जो वहाँ की लीव्स होती है ना, वो अलग अलग शेड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए रहा, ये मुझे दूर से दिख रहा है। ड्यूरिंग ऑटम द लीव्स टर्न वाइब्रेंट शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड रेड, ठीक। तो ऑरेंज एंड रेड यहाँ पर ये दिया गया है, ऑरेंज पहला है देन रेड बाद में है। लोकल वॉलंटियर्स प्राइड देमसेल्व्स इन द डैश द पार्क, यानी जो लोकल वॉलंटियर्स है ना, वो अब खुद को बड़ा प्राइड फील करते हैं जब वो पार्क को क्या करते हैं, पार्क को वो मेंटेन करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, यहाँ पर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आंसर करने के लिए कहा गया था ना। ग्रीनफील्ड पार्क इज लोकेटेड इन डैश एरिया, कैसे एरिया में हो सा है, बस्टलिंग एरिया में। तो ऊपर ही दिया गया था, फर्स्ट लाइन में ही आपका ये दिया गया था, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, बस्टलिंग सिटी यानी बस्टलिंग एरिया, यहाँ पर ये आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं हम। द पॉन्ड इन द पार्क इज होम टू, यानी जो उस पार्क का तालाब है वो किसके लिए घर का काम करता है, वो डक्स पाई जाती हैं उसमें। ये आपका गिवन है इसमें, ना तो उसमें टर्टल्स है, ना फिश है, ना फ्रॉक्स है, डक्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द कम्युनिटी ऑर्गेनाइज टू डील विद लिटर इन द पार्क, ठीक। तो ये है आपका क्लीन अप डेज, ये उन्होंने कर रखा है। चलिए, तो ये पैसेज था आपका। इस पैसेज को पढ़ने के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस तरीके से कोई भी पैसेज दे देंगे, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको ऐसे ही एक पैसेज करना है एंड आइडेंटिफाई करना है, ट्रू एंड फॉल्स लगाने हैं यहाँ पर आपको, ठीक। इसमें भी आपका यही तरीका है, फटाफट से आप इस पैसेज को पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं इस पैसेज को पढ़ पा रही हूँ तो इसमें माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया है कि हाईएस्ट पीक है इस वर्ल्ड में, जो कि 8848 मीटर्स के जो है टॉल है और अबव सी लेवल है। ये लोकेटेड है हिमालयाज़ में और द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, ठीक। ये अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ क्लिम्बर्स को ईच ईयर, मतलब हर साल हज़ारों जो क्लिम्बर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कई सारे जो क्लिम्बर्स हैं वो एस्पायर होते हैं और जो है रीच सबमिट करने के लिए। तो ये जर्नी काफ़ी उनको टफ भी लगती है, चैलेंजेस से भरी हुई होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एवरेस्ट के बारे में बताया गया है, एवरेस्ट के एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, क्या क्या उनको जो है क्लिम्बर्स को परेशानियाँ होती हैं। चलिए आ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चंस पर। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड एंटायरली इन नेपाल, ठीक है। पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट जो है ना वो पूरा नेपाल में लोकेटेड है, तो नहीं जी, ये नेपाल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ था आपको, देखिए ईरान, नेपाल एंड तिब्बत। तो ये आपका फॉल्स हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, सर एडमंड हिलेरी एंड टेंजन नॉर्गी वर द फर्स्ट टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 2 लोग थे ये जिन्होंने सक्सेसफुली इतिहास में नाम दर्ज कराया था। तो आप देख सकते हैं, ये रहा, सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड टेंजिंग नॉर्गे आ शेरपा ऑफ नेपाल, ये 2 लोग थे जिन्होंने जो है महारत हासिल की थी और ये लोग चढ़ गए थे माउंट एवरेस्ट पर, ठीक। इतिहास में इनका नाम दर्ज है। तो ये रहा, ये ट्रू है। क्लाइंबिंग एवरेस्ट पोजेज नो सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क,
यानी एवरेस्ट पर चढ़ना कोई भी सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क नहीं देता, ये फॉल्स है। ठीक है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ते हैं जब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। द नंबर ऑफ क्लाइंबर्स अटेम्प्टिंग टू रीच द समिट हैज़ डिक्रीज ओवर द ईयर्स। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। जब आप पैसेज को उसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं ना तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इंक्रीज, देखिए रहा, मुझे दूर से दिख रहा है, द पॉपुलैरिटी ऑफ क्लाइंबिंग एवरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, तो पॉपुलैरिटी बढ़ी है इसकी, तो जो है लोग भी बढ़े हैं। लोकल शेरपा गाइड्स आर ऑफन हायर्ड फॉर क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस, ये आपका ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न हैव अराइजन ड्यू टू इंक्रीज टूरिज्म ऑन माउंट एवरेस्ट। एनवायरमेंटल कंसर्न भी बढ़ गए हैं क्योंकि टूरिस्ट की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की संख्या बढ़ रही है, तो ये आपका ट्रू है। चलिए, अभी हमने यहाँ पर पार्ट ए का सेक्शन बी भी डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की, विच इज़ योर ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो ग्रामर में देखिए पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करिए अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी करेक्ट वर्ब की फॉर्म यहाँ पर आपको काम आएंगी। इसके लिए आपको सेंटेंस सीखने होंगे। सेंटेंस में जैसे कि प्रेजेंट डेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सेंटेंस को पढ़ने से आपको ये सेंस हो जाना चाहिए कि भी आपको कौन सा उसमें वर्ब की फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी कहाँ लगाना है। ठीक है, तो अगर ये आपको सेंटेंस पढ़ने हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से, तो मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सेंटेंसेस भी क्लियर करवा रही हूँ, एकदम नॉर्मल वे में, ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ही इज़ कैपेबल ऑफ डैश सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो वो कैपेबल है सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ, देखिए ऑफ आया तो इसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है, सॉल्विंग। तो यहाँ पर सॉल्व का क्या हो जाएगा, देखो आपको फ़ायदा ये मिलेगा एग्जाम में ना, इस तरीके से ब्रैकेट में दे देंगे वर्ब की फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म तो मिलेगी, उसको बस आपको ठीक करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाइल आई डैश यानी वॉक, वाइल आई वॉक थ्रू द मॉल आई सॉ एन ओल्ड फ्रेंड, यानी जब मैं चल रहा था, तो देखो पता चल जाएगा आपको पढ़ने से, तो मैंने एक अपना पुराना फ्रेंड देखा मॉल में। तो जब मैं चल रहा था, वाइल आई वॉज वॉकिंग होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस आपका लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका शी ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड जहाँ आ जाए आप समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, है ती है वाला। तो शी ऑलवेज फॉरगेट नहीं होगा क्योंकि शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फॉरगेट में आपको एस लगाना पड़ेगा, फॉरगेट्स हो जाएगा। पर छोटे छोटे इन्हीं वर्ड्स पर आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, अगर आप अपने सेंटेंस क्लियर कर लेते हो तो। ठीक, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आएंगे। अगला है, चूज करिए द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक, इसमें भी 4 ऑप्शन है। इन द सेंटेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट द रूल्स। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ना आपका, टू इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट द रूल्स, इसमें जो टू रेस्पेक्ट है इज़ एन, ये क्या है आपका, ये आपका जीरेंट है, इन्फिनेटिव है, या फाइनेट वर्ब है, या पार्टिसिपल है। तो देखिए आपका इन्फिनेटिव है ये। ठीक है, इसके लिए आपको रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेज कंटेन्स अ नॉन फिनिट वर्ब। इनमें से कौन सा सेंटेंस कंटेन करता है एक नॉन फिनिट वर्ब को। शी लव्स स्विमिंग इन द ओशियन, यानी उसको ओशियन में स्विम करना पसंद है, या ही प्लेज फुटबॉल एवरी वीकेंड, या फिर दे आर गोइंग टू द मार्केट, या फिर वी वॉच द सनसेट यस्टरडे। तो देखिए इसमें इन्फिनिटिव वर्ब जो है आपकी वो है शी लव स्विमिंग इन द ओशियन, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस जॉगिंग एवरी मॉर्निंग कीप्स मी हेल्दी। तो देखो ये सेंटेंस है आपका कि हर सुबह, मतलब मैं जब जॉगिंग करती हूँ तो इससे मैं हेल्दी रहती हूँ या रहता हूँ। तो जॉगिंग जो इसमें वर्ड है वो जीरेंट है, पार्टिसिपल है, फिनिट वर्ब है, या इन्फिनेटिव, तो वो आपका जीरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटेंस, एक और सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री। तो इसमें जो ये रीडिंग, ये क्या है, ये एक जो है जीरेंट है, पार्टिसिपल है, फिनिट वर्ब है, या इन्फिनेटिव। तो देखिए ये एक जीरेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपके हो गए सेंटेंस इस रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जो कि इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू मेक WH क्वेश्चंस। देखिए आपको क्या करना है, आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली, ये वाले सेंटेंस सीखे होंगे ना, नहीं सीखे हैं ना, जल्दी से जाइए लर्न इंग्लिश चैनल पर, वहाँ पर आपको करवा रही हूँ मैं, आप सीख सकते हैं चारों टाइप के, यहाँ पर भी आपके वे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो देखिए रहा, इसमें आपको क्या करना है, कोई सेंटेंस है उसमें आपको ब्लैंक गिवन है, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन WH फैमिली का या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला ही होगा, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा वो। 2 सेंटेंस है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है एक क्वेश्चन बन रहा है ये, और ये जो इसके नीचे जस्ट आपको लाइन मिलेगी ना, वो इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन मत पढ़ना, पहले आंसर पढ़ना। दैट मीन्स पहले आप जो है ना वो ये वाली लाइन पढ़ना, ये वाली, ठीक। अब जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, आई एम प्लानिंग टू गो टू मुंबई, मैं प्लान कर रही हूँ मुंबई जाने के बारे में, ठीक।
तो अब देखिए जवाब मिल गया कि मैं प्लान कर रही हूँ मुंबई जाने के बारे में। तो यहाँ पर डैश आर यू प्लानिंग टू विजिट ड्यूरिंग योर वेकेशन, किसी ने क्वेश्चन किया है ये कि आप जो है कहाँ प्लान कर रहे हो, मतलब कहाँ, मेरे मुंह से निकल ही गया है, ये रहा आंसर कि आप कहाँ प्लान कर रहे हो अपनी वेकेशन के दौरान, क्या विजिट करने का प्लान कर रहे हो। ठीक, तो देखिए जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है ना, मतलब जब ये आंसर पढ़ा है पहले आपने कि मैं मुंबई विजिट करने का प्लान कर रही हूँ, मतलब जाने की प्लानिंग कर रही हूँ, तो सामने से इंसान आपसे क्या पूछेगा, यही पूछेगा ना कि आप या तो वहाँ पर कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो या फिर कब जो है जाने की प्लानिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप पढ़े हो आर यू प्लानिंग टू विजिट ड्यूरिंग योर वेकेशन, यानी क्या कहाँ प्लानिंग कर रहे हो आप विजिट करने का अपनी वेकेशन के दौरान, तो आंसर है कि मैं मुंबई जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। ऐसी अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए डैश कैन हेल्प यू विद योर मैथ प्रॉब्लम्स, ओनली मिस्टर शर्मा। ठीक, तो ओनली मिस्टर शर्मा, यानी जवाब में दिया है किसी ने कि केवल मिस्टर शर्मा हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो केवल मिस्टर शर्मा ही हैं। हु कैन हेल्प यू विद योर मैथ प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, हु आएगा। ठीक, चलिए अब ये हमने ग्रामर भी कर लिया है। अभी पार्ट ए का आपका सेक्शन डी आ जाएगा जो कि आपका राइटिंग स्किल्स होगा। राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका जैसे कि लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी तक जितने हम पढ़ रहे हैं ना वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, क्योंकि पार्ट ए आपका पूरा ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, मतलब क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें है, इसमें भी आपके कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 12 के अंदर, जैसे कि ए है, बी है। ठीक, ए के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्लोजिंग ऑफ अ फॉर्मल ईमेल, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा एक फॉर्मल ईमेल को क्लोज करने के लिए। फॉर्मल ईमेल मतलब इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मेलिटी वाला ईमेल। चीयर्स करना, रिगार्ड्स करना, टेक केयर बोलना या लव बोलना। तो देखो ये फॉर्मल ईमेल की लैंग्वेज नहीं होती। लव उसमें आप यूज़ नहीं करोगे, वर्ड चीयर्स भी यूज़ नहीं करोगे, टेक केयर भी नहीं बोलोगे क्योंकि वो आपका कोई वो नहीं है। आप उसमें रिगार्ड्स बस फॉर्मल वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, तो रिगार्ड आपका ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन, यानी जब आप कोई रिपोर्ट राइट कर रहे हो तो क्या इंक्लूड आपको इंट्रोडक्शन में करना चाहिए, मतलब रिपोर्ट राइटिंग के दौरान इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियंस कभी नहीं। ठीक, आपके पर्सनल ओपिनियन रिपोर्ट राइटिंग में काम नहीं करते। बी है समरी ऑफ द फाइंडिंग्स, या फिर सी है अ डिटेल एनालिसिस, या फिर द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। देखो इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो ना किसी भी चीज़ का, रिपोर्ट का दे रहे हो, जैसे कि आप पहले तो आप पर्पस ही बताओगे ना कि इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, तो पर्पस आपका ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच फ्रेज इज बेस्ट फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, देखो जहाँ भी फॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल ईमेल इनकी बात आ रही है तो थोड़ा वर्ड्स का आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा फ्रेज बेस्ट होगा एक रिक्वेस्ट करने के लिए एक फॉर्मल लेटर में। मान लो आपने किसी प्रधानाचार्य को लेटर लिखा है, आपने किसी अधिकारी को लेटर लिखा है, प्रिंसिपल को लेटर लिखा है, फॉर्मल तरीके से लिखोगे ना वहाँ पर, तो रिक्वेस्ट करने के लिए आप कौन सा फ्रेज उसमें यूज़ करोगे। कैन यू थोड़ी बोलोगे किसी से, है ना, पूछ थोड़ी रहे हो। आई वुड लाइक यू टू, है ना, मैं चाहूँगा कि आप ये काम करें, नहीं भैया आपकी इच्छा थोड़ी चलेगी वहाँ। प्लीज़ कंसिडर, या फिर यू नीड टू, तो यू नीड टू भी नहीं बोलोगे आप उससे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ज़रूरत है, नहीं जी, आप बोलोगे प्लीज़ कंसिडर। प्लीज़ आपको लगाना ही पड़ेगा जहाँ पर भी मतलब इस तरीके से आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, वो भी किसी फॉर्मल लेटर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर। प्राइमरी पर्पस क्या है एक कवर लेटर लिखने का। टू लिस्ट ऑल प्रीवियस जॉब्स, टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट, टू समराइज अकेडमिक अचीवमेंट्स, या फिर टू डिस्पाइट पर्सनल हॉबीज़। तो देखिए एक जो है पर्पस ऑफ राइटिंग कवर लेटर्स लिखने का जो होता है, राइटिंग अ कवर लेटर लिखना जो होता है वो होता है इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट, खुद को इंट्रोड्यूस कराना और अपने इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस करना। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई दैम एज ट्रू एंड फॉल्स। फिर से आपके ट्रू फॉल्स आ गए हैं, मगर अभी ये राइटिंग सेक्शन में आए हैं। इसमें आपको ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, आपका लेटर राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ही आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ईमेल्स शुड नेवर यूज़ अ सैल्यूटेशन। नहीं जी, ईमेल्स में भी सैल्यूटेशन होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिपोर्ट शुड स्टेट इट्स पर्पस क्लियरली। अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने कि जब आप रिपोर्ट का जो है इंट्रोडक्शन देते हो तो उसमें आप पर्पस बताते हो, तो ये आपका ट्रू है। कॉन्ट्रैक्शंस लाइक कैंट और वांट आर एनकरेज्ड इन फॉर्मल राइटिंग, यानी ये जो आप वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हो ना, कैंट और वांट, यानी नहीं कर सकता, नहीं होगा, ये जो है इनकरेज करते हैं फॉर्मल राइटिंग में, है ना, इनकरेज होते हैं फॉर्मल राइटिंग में, तो ये आपका फॉल्स है, गलत है।
इन अ रिज्यूम इट इज़ एक्सेप्टेबल टू इंक्लूड पर्सनल हॉबीज़। जब आप एक रिज्यूम देते हो अपना कहीं कहीं जॉब के लिए जाते हो, रिज्यूम वगैरह देते हो, तो एक्सेप्टेबल होता है पर्सनल हॉबीज़ उसमें इंक्लूड करना। तो ये आपका ट्रू है, वहाँ पर आप पर्सनल हॉबीज़ बताते हो ताकि सामने वाले को आपका क्या थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए आपके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर कहा गया है कि आंसर करिए फॉलोइंग क्वेश्चंस को एक या दो वर्ड में, एक या दो वर्ड में आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ लेटर ऑफन सीक्स इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन, यानी किस तरीके का लेटर अक्सर जो है वो इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन मांगता है। इंक्वायरी लेटर, इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी लेटर में तो मांगोगे आप, तो एक या दो वर्ड में आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ लिस्ट ऑफ अ पर्सन्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस, यानी वो कौन सी टर्म है जो एक मतलब किसी इंसान की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो डिस्क्राइब करती है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना इंक्वायरी लेटर में, उसी में आप इंक्वायरी करते हो किसी से। तो ये हमारा भी सेक्शन डी भी हो चुका है। सेक्शन डी के अंदर भी हमने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। सारे के सारे अब तक कैसे चल रहे थे बच्चों, सारे के सारे अब तक जो है ऑप्शन वाले है ना, ऑब्जेक्टिव था आपका पूरा ये। अभी आपका आ जाता है सेक्शन ई विच इज़ ऑप्शनल। तो इसमें हम ऑप्शन 1 को पढ़ते हैं पहले, ठीक। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर। आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और सुटेबल आंसर को चूज करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एसेंशियल स्किल फॉर अ रिसेप्शनिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो कि हर एक साल पूछा जाता है क्वेश्चन। बताइए रिसेप्शनिस्ट की स्किल्स क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, इस रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाई पढ़ लिया है क्वेश्चन तो हमने कि व्हाट इज़ एन एसेंशियल स्किल फॉर अ रिसेप्शनिस्ट। एसेंशियल स्किल क्या होती है एक रिसेप्शनिस्ट के लिए, एडवांस टेक्निकल स्किल्स या फिर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आर्टिस्टिक एबिलिटी या फिर सेलिंग एक्सपर्टाइज। तो देखिए एक जो एसेंशियल स्किल होती है रिसेप्शनिस्ट की वो होती है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी गैदर्ड फ्रॉम विजिटर्स व्हेन दे अराइव, यानी कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है ना आने वालों से, विजिटर्स से पूछनी चाहिए जब वो आते हैं अंदर। देयर पर्सनल हिस्ट्री, आते ही उनसे पूछो कि तुम्हारी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, क्या इतिहास है आपका, या फिर उनका नाम एंड हुम दे आर विजिटिंग, और वो किससे मिलने आए हैं यहाँ पर, कहाँ घूमने वाले हैं, या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस पूछो, भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या उनकी हॉबीज़ पूछो। नहीं भी, अगर कोई पहली बार इंसान आ रहा है विजिटर, तो पहले तो आप उसका नाम पूछोगे ना, और किसको विजिट कर रहे हैं ये पूछोगे आप, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कस्टमर कंप्लेन्स योर सर्विसेज इज टेरिबल, हाउ शुड अ रिसेप्शनिस्ट रेस्पॉन्ड। मान लो कोई रिसेप्शनिस्ट है, उससे कोई कस्टमर आके कह रहा है कि आपकी जो सर्विस है ना वो बहुत ही टेरिबल है, बहुत बेकार भद्दी सर्विस है आपकी। तो बताइए कि रिसेप्शनिस्ट कैसे रेस्पॉन्स करना चाहिए उसको। वो उसको ये बोलना चाहिए कि मैं माफ़ी चाहती हूँ आपकी असुविधा के लिए, अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, या फिर वो बोलेगी कि वेल टू बैड, कि हाँ सही कह रहे हो बहुत बुरी सर्विस है हमारी, या फिर दैट्स नॉट अ बिग डील, या फिर वो कहेगी कोई बड़ी बात थोड़ी है ये, या फिर यू शुड टॉक टू समवन एल्स, कि जाकर किसी और से बात करो, मुझसे मत करो। नहीं जी, एक रिसेप्शनिस्ट का जो ड्यूटी होती है, रेस्पॉन्स होता है, अगर कोई बोले कि तुम्हारी सर्विस ख़राब है तो वो प्यार से अपोलोजाइज़ करेगी कि भाई आई अपोलोजाइज़ फॉर द इनकन्वीनियंस, कि मुझे असुविधा के लिए खेद है, मुझे बुरा लग रहा है कि आपको परेशानी हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर व्हेन अ विजिटर अराइव्स एट द रिसेप्शन डेस्क, यानी आपको इन फॉलोइंग स्टेप्स को ऑर्डर में पुट करने हैं जब कोई रिसेप्शन डेस्क पर विजिटर आए बाहर से। सबसे पहले आस्क फॉर द विजिटर नेम, बी है आपका नोटिफाई द पर्सन एंड द विजिटर इज मीटिंग, सी है वेलकम द विजिटर, या फिर चेक द अपॉइंटमेंट स्केड्यूल। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कोई अगर आता है तो वेलकम द विजिटर, यानी वेलकम करना है, उसका नाम पूछना है, ये सभी आपको करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ कॉमन एरर टू अवॉइड व्हेन कॉलिंग आउट नंबर्स ऑन द फोन, यानी एक कॉमन एरर क्या होता है अवॉइड करने के लिए जब जो है कॉलिंग आउट द नंबर्स होते हैं फ़ोन पर। स्पीकिंग टू स्लोली, बहुत धीरे धीरे बात करो, या फिर आर्टिकुलेटिंग नंबर्स क्लियरली, या फिर रशिंग थ्रू नंबर्स, या फिर स्पीकिंग टू लाउडली। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है रशिंग थ्रू नंबर्स। चलिए अभी हमने देखिए अपना पूरा पार्ट ए अच्छे से डिस्कस कर लिया है। पार्ट ए विच इज़ योर ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसमें हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन सी सब डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव ऑन करेंगे, ऑब्जेक्टिव सारा खत्म, हमारा एग्जाम में इसी तरीके से आना है। पार्ट बी की तरफ मूव ऑन करेंगे विच इज़ योर सब्जेक्टिव सेक्शन। यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर्स देने पड़ेंगे, ठीक है, लिख के सही से दो चार लाइन्स में जैसे भी है
ऐसे देने पड़ेंगे। अब इसमें भी अगेन यू विल फाइंड सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई। ठीक, अब पहले वही है आपका सेक्शन ए विच इज़ योर टेक्स्ट बुक सेक्शन, मतलब जो आपकी बुक्स हैं, जो आपके कविताएं हैं, जो आपकी चैप्टर्स हैं, वहाँ से ये पूरा सेक्शन है। तो जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ना, जो पोएम्स आप पढ़ेंगे, वो आपकी दोनों तरीके से काम आएगी। पार्ट ए के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, पार्ट बी के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी डिटेल में क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मतलब आपकी शुरुआत हो रही है पार्ट बी की क्वेश्चन नंबर 20 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टैगोर मीन बाय द हेड इज हेल्ड इन हाई इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देखो, ये आपकी एक पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसको लिखा है टैगोर जी ने। तो टैगोर ने इसमें एक लाइन यूज़ की है, एक फ्रेज यूज़ किया है कि द हेड इज हेल्ड हाई, यानी सर ऊंचा उठना। ठीक, तो इसका क्या मतलब है बताओ। देखिए, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, टैगोर मीन्स दैट people should live with self-respect, dignity and confidence when he says the head is held high। यानी इस पोएम में जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, टैगोर का मतलब ये है इस वाले फ्रेज से, है ना, कि सर ऊंचा करके जियो, कि जो लोग हैं ना वो सेल्फ रेस्पेक्ट से जिए, डिग्निटी से और कॉन्फिडेंस से। ये रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, सब फ्री हैं, हर कोई डर नहीं है उनके अंदर, लोगों के अंदर कोई डर नहीं है, लोगों का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मतलब उनका शोषण नहीं हो रहा है। वो जो करना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। तो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहते थे टैगोर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द पोएट डेपिक द मदर्स कैरेक्टर इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। यानी आपकी जो पोएम है ना नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें पोएट जो है मदर के कैरेक्टर को कैसे डेपिक करते हैं। तो देखिए, ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट डेपिक करते हैं मदर को कैसे, एक सेल्फलेस कहते हैं वो, सेल्फलेस सभी मदर्स होती हैं, है ना, निस्वार्थ प्यार होता है उनका, काम मतलब शांत है, वो लविंग है। डिस्पाइट बीइंग इन ग्रेट पेन आफ्टर द स्कॉर्पियन स्टिंग, हालांकि उनको बिच्छू ने काट लिया होता है, अपना इतना उनको पेन हो रहा होता है, फिर भी उनको जो है वो उस पेन को आराम से झेलती हैं, और इन दी एंड वो गॉड का थैंक बोलती हैं कि चलो एटलीस्ट उनके बच्चों को तो नहीं काटा, बिच्छू ने उन्हीं को काटा है। तो ये शो करता है कि एक मदर का लव कैसा होता है, और उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को शो करता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपके आगे पोएम से रहे अभी जो हमने पढ़े हैं। अब है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इमोशंस डज द स्पीकर एक्सप्रेस रिगार्डिंग हर ग्रैंड मदर इन द पोएम। देखो, फिर से आपके पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, यानी कैसा जो हमारी जो स्पीकर है ना वो कौन से इमोशंस बताती हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पोएम के अंदर। तो देखिए, पोएम में स्पीकर एक्सप्रेस करती हैं अपना डीप लव, अपनी जो है लॉन्गिंग, अपनी सैडनेस अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। आपकी पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, तो उसमें जो है पोइटेस अपनी ग्रैंड मदर को याद करती हैं, उनके प्यार को, इनफैक्ट वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ही मिस करती हैं, उनके प्यार को, उनके स्नेह को, जो उनको उनकी ग्रैंड मदर से मिला करता था, उनके घर पर आकर उनको जो प्यार मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर रिमेंबर्स द हाउस एज अ प्लेस वेयर शी रिसीव्ड लव एंड नाउ फील्स लोनली एंड एम्प्टी विदाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, पोइटस ये कहती हैं हमसे, वो याद करती हैं कि ये एक ऐसा घर हुआ करता था जहाँ पर वो प्यार पाया करती थी, और अब ये घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है उनकी ग्रैंड मदर के बिना। द क्लोज डार्क हाउस सिम्बलाइज हर लॉस एंड इमोशनल एम्पिटनेस, शोइंग हाउ मच शी चेरिस्ड हर ग्रैंड मदर एंड स्टिल लॉन्ग्स फॉर दैट लव। वो जो घर खाली पड़ा है, बंद पड़ा है ना, जहाँ पर किताबों के बीच में सांप रेंग रहे हैं, उस घर का खालीपन, उस घर का जो एक डार्कनेस थी, वो उससे काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि काश फिर से वो प्यार मुझे वापस मिले। चलिए, अगली जो पोएम है द रोड नोट टेकन, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द रोड नोट टेकन। यानी ये जो पोएम आपने पढ़ी, इसकी सेंट्रल थीम क्या है द रोड नोट टेकन की, और ये कैसे कन्वे होती है इस पोएम के थ्रू। देखिए, इस पोएम में पोएट जो है बात करता है एक ऐसे प्लेस पर स्टैंड होने के बारे में जहाँ पर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना 2 रास्ते मिलते हैं, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको चूज़ करना पड़ता है, उसको कहाँ जाना है ना। तो और उसको पता है कि जब उसने एक रास्ता ले लिया तो वो दोबारा वापस से फिर से दूसरे रास्ते पर तो जाएगा नहीं, जो मतलब एक बार डिसीजन हो गया तो हो गया। तो ये शो करता है कि इन रियल लाइफ हमें भी इस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं, और हम उनको जो है बाद में चेंज नहीं कर पाते। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टैम्पू एंड हिज फादर बलदेव। अगला क्वेश्चन है 22, जो कि आपके चैप्टर से लिया गया है। ठीक, तो चैप्टर भी पढ़ने ज़रूरी हो, पोएम्स भी। अब देखो, इसमें पूछा है कि जो टैम्बू है लड़का और उसके फादर बलदेव, बाप बेटे की रिलेशनशिप क्या है। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन टैम्बू एंड हिज फादर बलदेव, वो
प्यार से भरी रिलेशनशिप है, उसमें केयर है, गाइडेंस है। बलदेव जो है एक प्रोटेक्टिव और रेस्पॉन्सिबल फादर है, जो टैम्बू की सेफ्टी के बारे में यानी अपने बेटे की सेफ्टी के बारे में सोचता है, स्पेशली जब वो कोई खतरा देखता है, जैसे कि कोई टाइगर ना जाए टनल में, है ना। वो अपने बेटे को टीच करता है, सपोर्ट करता है और उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दोनों के बीच में, ठीक है, जो कि ट्रस्ट और कंसर्न पर बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंट्रूडर्स प्लान एंड व्हाई डज इट फेल। ये अपना आपका चैप्टर है इफ आई वर यू। तो इंट्रूडर का क्या प्लान था और प्लान कैसे फेल हुआ। तो देखो, इंट्रूडर का प्लान था कि वो जिराड की पहचान अपनी पहचान बना ले, मतलब उसकी आइडेंटिटी चुराकर उसी जगह पर उसके घर में वो रहे एज अ जिराड, पूरी ज़िंदगी वहीं आराम से काटे। ही वॉन्ट्स टू ट्रिक अदर्स इन टू बिलीविंग ही इज़ जिराड टू एस्केप लॉ एंड लिव फ्रीली। वो चाहता था कि मैं जिराड को मतलब मार दूँ या कुछ कर दूँ उसका, और उसकी लाइफ जो है मैं खुद जीऊँ, ठीक। लेकिन वो फेल हो गया उसका प्लान। उसका प्लान क्यों फेल हुआ, आगे पढ़ते हैं हम। हिज प्लान फेल्स बिकॉज जिराड यूजेज हिज विट एंड क्लेवरनेस। क्योंकि जिराड उससे भी ज़्यादा चालाक था, उसने अपना दिमाग लगाया, अपनी चतुरता दिखाई, आउट स्मार्ट हो गया वो इंट्रूडर पर। तो जिराड जो है उसको लॉक कर देता है लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रूडर को कबर्ड में लॉक कर देता है और उसके प्लान से खुद को बचा लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटिल आई मस्ट नो द ट्रूथ। तो देखिए, ये आपका चैप्टर से लिया गया है, आई मस्ट नो द ट्रूथ, वहाँ से लिया गया है। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है आई मस्ट नो द ट्रूथ, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आई मस्ट नो द ट्रूथ यानी मुझे सच पता होना चाहिए। ये हाईलाइट करता है स्पीकर की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को और अर्जेंसी को, कि उसको रियल फैक्ट्स पता होने चाहिए थे। इट शोज़ के जो सच होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पीकर के लिए, और विदाउट इट दे कैन नॉट फील एट पीस और मेक द राइट डिसीजन। और बिना सच जाने ना तो उनको शांति मिल रही थी, ना ही वो सही डिसीजन ले पा रहे थे। तो ये जो इसका टाइटल है ये एम्फेसाइज करता है थीम को, सीकिंग ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी इन अ कन्फ्यूजिंग और अनसर्टन सिचुएशन। यानी इंसान को ऑनेस्टी के साथ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन का, कन्फ्यूजिंग और अनसर्टन सिचुएशन का उसको सब पता होना चाहिए। चलिए, तो चैप्टर से रिलेटेड आपका सेक्शन खत्म, ठीक। पार्ट बी का जो सेक्शन ए है, इसमें हमने आपके चैप्टर और पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेक्शन बी विच इज़ नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, यानी जो आपकी आउट ऑफ दी सिलेबस है, आउट ऑफ दी बुक्स है। इसमें देखिए, आपको जैसे हमने ऊपर पढ़े थे ना, वहाँ पर आपको शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ पैसेजेस दिए हुए थे। अब ये क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आपको डिटेल में लिखना है, तो थोड़े से लंबे पैराग्राफ मिलेंगे। अब आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, आपके सिलेबस से तो बाहर का आएगा ये, तो ध्यान से फटाफट से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 से 27 तक आपको इसको जो है आंसर करने हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। गोन आर द डेज व्हेन पीपल relied primarily on letters and face to face interactions to convey messages। यानी टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अब वो दिन चले गए जब लोग जो है लेटर्स पे डिपेंड रहते थे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन पर डिपेंड रहते थे। जैसे जैसे इंटरनेट का राइज हुआ है, मोबाइल डिवाइसेस बढ़ी हैं, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है ना। कहीं भी वर्ल्ड में आप बैठे हुए किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मैसेज और इसके अलावा मैसेजिंग ऐप्स जो हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, इन्होंने पूरा एक सिचुएशन ही बदल दिया है ना। ये टेक्नोलॉजीज जो है ना, वो आइडियाज़ इनसे शेयर होते हैं, कोलैबोरेट होते हैं प्रोजेक्ट्स में, और रिलेशनशिप्स भी मेंटेन होती हैं चाहे कितनी भी दूरी पर आप बैठे हुए हो। तो बस इसी पर ये दिया गया है, टेक्नोलॉजी पर, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, मतलब इन चीज़ों पर ये दिया गया है। नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी चेंज द वे वी कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई है द वे वी कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अकॉर्डिंग बताइए। तो देखिए, ये रहा यहाँ पर आपको दिया गया है, स्टार्टिंग में ही दिया गया है आपको, पैसेज के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है, कम्युनिकेशन का जो एक तरीका है वो काफ़ी बदल गया है। बस इसी में से आपको 3-4 लाइनें लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मेंशन्ड इन दी पैसेज। यानी क्या बेनिफिट्स हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो कि इस पैसेज में मेंशन किए गए हैं। तो देखिए, यही चीज़ें बताई गई हैं, ऊपर आप पैसेज में पढ़ सकते हैं कि इससे जो है ईजी कम्युनिकेशन हो गई है, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हुए हों, और इससे जो है लोगों की हेल्प होती है अपने आइडियाज़, अपने जो है कोलैबोरेट प्रोजेक्ट शेयर करने में। टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो ईजी हुआ है सब। इसके अलावा दे अलाउ पीपल टू मेंटेन रिलेशनशिप, इससे जो है रिलेशनशिप भी जो है मेंटेन करनी ईजी हो गई हैं। और इसके अलावा दे प्रोवाइड अ वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हु माइट नॉट हैव बीन हर्ड इन ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। तो ये इससे सारे फायदे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 तो हमने आंसर कर लिया है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27।
वाई इज डिजिटल लिटरेसी एम्फेसाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो देखिए डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी इसमें बताया गया है। डिजिटल लिटरेसी इज एम्फेसाइज्ड बिकॉज इट हेल्प्स यूजर्स कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द डिजिटल वर्ल्ड टू अवॉइड प्रॉब्लम्स लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, साइबर बुलिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा, आप देख सकते हैं इसमें डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी इस पैसेज में आपको गिवन है। ठीक, तो जब आप पढ़ेंगे, ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो आपकी डिजिटल लिटरेसी होती है, जैसे साइबर बुलिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये सब जो है इनका अब खात्मा सा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से 30 की ओर। ठीक है, इसमें भी आपको एक पैसेज दिया गया है कि इस पैसेज को रीड करिए एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 28 to 30। So your passage starts here कि wildlife conservation is crucial for maintaining the biodiversity of our planet। तो देखिए रहा, इसमें जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है, स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है, जो प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बारे में आप ही पढ़ेंगे। ये रहा पूरा पैसेज, एनिमल्स के बारे में है। वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली ह्यूमन वेलफेयर। चलिए आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। वाई इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, पहली ही लाइन में आंसर है इसका। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट। ये इन्वॉल्व करती है प्रोटेक्टिंग वेरियस स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स टू इंश्योर। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं कम से कम 1.5 लाइन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट चैलेंजेस डज वाइल्ड लाइफ फेस ड्यू टू ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो देखो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी वजह वाइल्ड लाइफ को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये रहा इसका आंसर, वाइल्ड लाइफ फेसेस चैलेंजेस, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पोचिंग ड्यू टू ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये आंसर भी इसमें दिया हुआ है आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दो तो ऐसे दे दिया आपको, एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि भाई इस पैसेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी मीनिंग सिमिलर है इन वर्ड्स से। अब जैसे कि पहला वर्ड है बिकम्स मोर सीरियस, तो इन 3 वर्ड्स के लिए कोई एक सिंगल वर्ड दिया हुआ है जो कि इस पैसेज में ही यूज़ हुआ है। ठीक, दूसरा है आपका फुल ऑफ लाइफ है एनर्जी, और तीसरा है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, है ना। तो ऐसे वर्ड इस पैसेज के अंदर ही गिवन है आपको। जैसे कि बिकम्स मोर सीरियस, इसका जो है इसके इसी का एक सिनोनियम क्या है, इंटेंसिफाइज, ये वर्ड आपको दिया गया है। अगला है फुल ऑफ लाइफ है एनर्जी, तो इसके लिए वाइब्रेंट वर्ड आपको दिया गया है, जो इंसान या जो भी चीज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी होती है। एक वर्ड है आपका हार्बीवोर। हार्बीवोर का मतलब होता है एनिमल्स जो कि ओनली प्लांट्स ही खाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोर। इस तरीके से ये पैसेज, ये वर्ड्स आपको ना पैसेज में से फाइंड आउट करने होते हैं। चलिए तो अभी हमने सेक्शन बी भी देख लिया है, अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन सी। तो ग्रामर फिर से आगे देखिए आपकी, पहले आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ना पड़ा था, आंसर करने पड़े थे ग्रामर को, अभी आपको सब्जेक्टिव में करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक करिए यूजिंग द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द प्रैक्टिस। तो देखिए वहाँ पर हमने जो है करेक्ट वर्ब की फॉर्म पढ़ी थी, अब यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव भी पढ़ने पड़ेंगे अपने इसको क्लियर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करिए पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। पहला है द कुकीज बेक बाय माय ग्रैंडमदर एंड ईट हंगरली। ठीक है, तो द कुकीज़ आर बेक्ड होगा। देखिए इसमें आपको रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, रूल्स पढ़ेंगे तभी आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ पाएंगे। द कुकीज़ आर बेक्ड बाय माय ग्रैंडमदर एंड आर ईटन हंगरली। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा, अगर ये समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। द प्लांट्स कल्टिवेट बाय द लोकल फार्मर्स एंड यूज टू सस्टेन द कम्युनिटी। तो देखिए द प्लांट्स आर कल्टिवेटेड, तो यहाँ पर ना ब्रैकेट में आपको ये दे भी देंगे, इसमें ही आपको बस इसको ठीक करना है। द प्लांट्स आर कल्टिवेटेड बाय द लोकल फार्मर्स एंड आर यूज्ड टू सस्टेन द कम्युनिटी। आपको मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, आपको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो 90% आपका ठीक चला जाएगा। आप इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर भी आपका तुक्का एक बारी को ठीक जा सकता है अगर आपने डिटेल में एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं। तो वैसे बेस्ट होगा कि आप इनको डिटेल में पढ़िए। तो 2 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव रिलेटेड आ गए। इसके बाद आते हैं आपके अगले क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो आपको इनको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो आपने फिर क्या करना है, शी आस्क्ड मी, ये आपको अपोस्ट्रोफे हटा के मतलब इफ़ आई वॉज कमिंग टू द पार्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका ही सैड आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। ठीक,
अब इसमें आपको क्या करना है, ही सैड दैट ही हैड सीन दैट मूवी बिफोर। चलिए आपका क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन डी का, जो कि राइटिंग स्किल्स रिलेटेड है। इसमें आपको क्या करना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए मेक अ समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इसमें क्या करना है, आपको एक समरी बनानी होती है। मान लो आपको पूरा पैसेज दिया हुआ है, समरी में आपको क्या करना होता है, आपको मतलब पूरा पैसेज दे दिया इस तरीके से, तो उसका आपको एक निचोड़ प्रोवाइड करना है, मतलब कम शब्दों में इस तरीके से उसको प्रस्तुत करना है कि पूरा का पूरा जो मेन है उसका मतलब मेन चीज़ें भी आ जाए और कम शब्द भी हो जाए। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि ओशियन बहुत ही वास्ट है, मैग्निफिशेंट है, एक्सपेंस ऑफ वाटर दैट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी जो समुद्र है वो हमारी धरती का 70% जो है भाग कैरी किए हुए है, और बहुत ही बड़ा है और विशाल और बहुत ही शानदार फैला हुआ है समुद्र होता है। प्लैनेट क्लाइमैक्स इसी बारे में है, कलरफुल कोरल रीफर्स है, तो ये सारा इसी के बारे में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसकी एक जो है समरी बनानी है छोटी सी, जो कि कम वर्ड्स में होगी। ठीक है, तो देखिए रहा इसकी समरी। इस तरीके से आपको सिंपल इंग्लिश में करके छोटी सी समरी लिखनी है, बस ये थोड़ी सी इसमें वर्ड एक्स्ट्रा है, आपको इसको थोड़ा कम वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक नोट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग पैसेज इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ऑल्सो यूज एटलीस्ट 2 रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है और इसके बेस पर आपको जो है क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, तो नोट मेकिंग में आप क्या करेंगे, कम शब्दों में उसको जो है प्रोवाइड करेंगे, और हेडिंग और सब हेडिंग भी आपको इसको जो है यूज़ करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब करिए अपना एक्सपीरियंस ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली विद योर ग्रैंड पेरेंट्स इन योर नेटिव विलेज। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन कैसा दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको कि मतलब डिस्क्राइब करिए, इंग्लिश में ही आपको उसको सिंपल इंग्लिश में बताना है। अगर वो कोई भी ऐसी घटना है जो हो चुकी है तो उसमें आप पास्ट टेंस यूज़ करोगे, है ना। अगर किसी पर्सन प्लेस के बारे में है तो आप प्रेजेंट टेंस से भी उसको बना सकते हो। तो ये रहा भाई, आप बता सकते हो कि मेरा काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा दिवाली सेलिब्रेट करने में। तो इस तरीके से आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको लिखना होगा, जैसे कि हिंदी में निबंध नहीं लिखते ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर ए और बी में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, यू आर लक्ष्मी अ रेजिडेंट ऑफ सिल्वर ओक्स मुंबई। आपका नाम गिवन है, आपका एड्रेस बताया है, और आप डीपली कंसर्न है ओवर द प्लास्टिक वेस्ट थ्रोन एवरीवेयर, यानी लोग जो प्लास्टिक वेस्ट फेंक देते हैं इधर उधर, उससे आपको चिंता हो रही है। एक लेटर लिखिए एडिटर को। एडिटर का लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अपने चैनल पर करवा चुके हैं, तो एडिटर का लेटर आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अर्जेंट अटेंशन इस प्लास्टिक पॉल्यूशन की तरफ मतलब ध्यान दिलाने के लिए। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। फर्स्टली यू हैव टू राइट, सबसे पहले आपको लिखना होता है किसका एड्रेस, सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस मतलब आपका एड्रेस, जो कि आप 2 लाइन में लिख सकते हो। ये रहा, तो 2 लाइन में आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालनी है द एडिटर। उसके बाद किसी भी न्यूज़पेपर का आप नाम लिख दीजिए। अगर इसमें दिया हुआ है कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर तो वही लिखना है, नहीं गिवन है तो आप कोई भी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, कुछ भी लिख दो, मुंबई। ठीक, अब सब्जेक्ट क्या है, आप मतलब किस मुद्दे पर लेटर लिख रहे हो। अर्जेंट अटेंशन नीडेड टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में ही आपका। उसके बाद आपका लेटर शुरू होगा, डियर सर या मैडम, एक चीज़ आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे कि मैं आपका जो है ध्यान खींचना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम की तरफ, प्लास्टिक पॉल्यूशन की तरफ, जो कि हमारे शहर में बढ़ रहा है, स्पेशली रेजिडेंशियल एरियाज़ में, है ना, इस तरीके से। तो आप इसको कुछ जो है कई सारे पॉइंट्स में इस तरीके से लिखोगे। अब इसका डिटेल आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लेटर टू एडिटर, आप जो है सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया हुआ है कि क्या पर्टिकुलर ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी लाइन्स हैं जिनको यूज़ करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप अपना नाम लिखिए, योर सिंसियरली योर नेम, और जो क्वेश्चन में गिवन नेम है वही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका बी मतलब ये ऑप्शनल है, इनमें से आपको एक करना है। यू परचेज द लैपटॉप फ्रॉम हैम इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट वीक एंड आर फेसिंग सेवरल इश्यूज विद हिज वर्किंग। आपने एक लैपटॉप परचेज किया हैम इलेक्ट्रॉनिक्स से, पिछले हफ्ते ही खरीदा था, और अभी उसको यूज़ करते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। एक कंप्लेन लेटर लिखना है डीलर को ऑन द मॉल फंक्शनिंग ऑफ द लैपटॉप, यानी गड़बड़ जो हो रही है इस लैपटॉप में उसके बारे में। अब देखिए ऊपर वाला था लेटर टू एडिटर, नीचे वाला है आपका कंप्लेन लेटर, और इसकी जगह हो सकता है कोई इन्फॉर्मल लेटर, जैसे कि भाई बहन फ्रेंड, इनको कोई सा भी लेटर आ सकता है। आपको 2 में से एक ही करना होगा। ठीक, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, डेट बताइए, द मैनेजर, है ना। आप वहाँ पर एडिटर को लिख रहे थे तो एडिटर लिखना था, यहाँ पर द मैनेजर लिखना है। मैनेजर कहाँ के हैं, वो हेम इलेक्ट्रॉनिक्स गिवन है आपको ये क्वेश्चन में, और डीलर का एड्रेस यहाँ पर आपको देना है, कोई भी एड्रेस आप लिख दो। ठीक, सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, कंप्लेन करनी है रिगार्डिंग मॉल फंक्शनिंग लैपटॉप, यानी आपको कंप्लेन करनी है इस लैपटॉप के बारे में। मॉल फंक्शनिंग का मतलब गड़बड़ हो रही है इस लैपटॉप में।
डियर सर या मैडम, आप एक चीज़ लिखेंगे इसमें से। आगे बढ़ते हैं कि मैंने परचेज़ किया था आपसे एक लैपटॉप आपके स्टोर से लास्ट वीक। आपको यहाँ पर अपना इंसर्ट नंबर देना है, डेट लिखनी है, ठीक है। हाउएवर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ फेस कर रहा हूँ इसके फंक्शंस में। लैपटॉप फ्रीक्वेंटली फ्रीज़ हो जाता है, बैटरी ड्रेन्स हो जाती है क्विकली, और कीबोर्ड जो है वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, और मैंने कई सारे जो है ट्रबल शूटिंग फेस किए हैं, बट मुझे कोई सक्सेसफुल अटैम्प्ट नहीं मिला। ये जो इश्यूज़ हैं वो हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस हो रही है मुझे, तो मुझे क्योंकि अब काम की ज़रूरत पड़ रही है अभी अपने लैपटॉप में वर्क और स्टडीज़ में, इसलिए आप जो है जल्दी से आइए इसको रिपेयर करिए या फिर इसको जो है आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है अभी अंडर वारंटी है। प्लीज़ लेट मी नो द नेक्स्ट स्टेप्स एज योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। बताइए आप क्या करेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन डी भी देख लिया है, विच इज़ योर राइटिंग सेक्शन, जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डिटेल में देने हैं। मतलब आपके लेटर हो गए, आपका नोट मेकिंग हो गया, पैसेज हो गए, जो भी आगे आपको डिटेल में बताना है। नाउ लेट्स सी सेक्शन ई, जो कि ऑप्शनल है, ऑप्शन 1। इसमें हम सॉल्व करते हैं इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट के लिए इंग्लिश। तो देखिए रिसेप्शनिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको पार्ट ए के अंदर भी पूछे जाएंगे और पार्ट बी के अंदर भी। इसमें पहला कहा गया है कि आंसर करिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस को, ठीक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग प्रोफेशनल लैंग्वेज व्हेन कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स। भाई जब आप किसी क्लाइंट से बातें कर रहे हो तो उसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करने की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लाइंट से बात तो फॉर्मल लैंग्वेज में या प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही करोगे ना आप। इंपॉर्टेंस ये है प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करने की जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो क्लाइंट्स के साथ, कि ये हेल्प करता है एक गुड इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपका जो ट्रस्ट है, मतलब वो आपके ऊपर जो ट्रस्ट है सामने वाले का वो बिल्ड होगा, और आपके वर्ड से ही, आपका जो है कम्युनिकेशन से ही रेस्पेक्ट भी शो होती है। ये जो है क्लियर और पोलाइट कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है, विच रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके क्लाइंट से बन पाती है, बिजनेस और क्लाइंट के बीच। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी क्रेडिबिलिटी को और सीरियसनेस को इस कंपनी के लिए। मतलब आपकी सीरियसनेस भी शो होगी अगर आप अच्छी लैंग्वेज यूज़ करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, क्लियर और पोलाइट कम्युनिकेशन होगी। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करने की ये सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 की स्किल्स दैट अ रिसेप्शनिस्ट शुड हैव फॉर अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको 2 ऐसी स्किल्स बतानी हैं जो एक रिसेप्शनिस्ट के अंदर होनी चाहिए उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। देखिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं। पहली है कि उसको गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, अपनी अपनी ना बोले, सामने वाले का सुनना भी उसको अच्छे से आना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स उसकी पावरफुल होनी चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि विजिटर्स की नीड्स क्या है क्लियरली। दूसरा, क्लियर एंड पोलाइट स्पीकिंग स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, वो साफ बोले, पोलाइट बोले, अच्छे से बोले, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं। उसको मतलब एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए और एक अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आंसर करिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो 2 में से एक ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको करने हैं। पहला पढ़ लेते हैं। यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ कस्टमर हु इज़ अनहैप्पी बिकॉज देयर रिसेंट सर्विस वॉज नॉट डिलीवर्ड एज प्रोमिस्ड। आपको एक रिसीव हुई कॉल, मतलब एज अ रिसेप्शनिस्ट आपको एक कॉल रिसीव हुई, एक जो है मतलब कस्टमर था जो कि आपकी प्रीवियस प्रॉमिस से मतलब सेटिस्फाई नहीं था, वो खुश नहीं था। दे एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन, उनको फ्रस्ट्रेशन थी जो भी आपका वो कस्टमर था, और वो एक सॉल्यूशन की डिमांड कर रहे थे। आउटलाइन द प्रोसीड्यूर यू वुड फॉलो टू इफेक्टिव एड्रेस द कस्टमर्स कंप्लेंट। मतलब आप बताइए आप कैसे उस कस्टमर को इफेक्टिवली एड्रेस करेंगे, इंक्लूड और रिलेवेंट स्टेप्स एंड इन्फॉर्मेशन। चलिए लिस्ट करिए। लिसन, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको उसकी बात ध्यान से सुननी है। भाई गुस्से में है अगर आपका क्लाइंट कस्टमर, तो आपको फर्स्टली एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। लेट द कस्टमर एक्सप्लेन देयर इशू फुल्ली विदाउट इंटरप्टिंग, यानी पहले कस्टमर को उसका पूरा इशू बिना आपको टोके पूरा सुनना चाहिए, और उसके लिए एम्पैथी भी शो करनी चाहिए, और ये जताना चाहिए कि मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम को, आपकी फ्रस्ट्रेशन को। दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप, स्टे काम एंड पोलाइट, यानी आपको शांत रहना है, पोलाइट रहना है। एक जो है काम एंड रेस्पेक्ट आपको टोन रखनी है जब वो बात कर रहा हो सामने से, वो कितनी फ्रस्ट्रेशन में, आपको अपनी टोन को मेंटेन करना है कॉन्वर्सेशन के थ्रू। इफ़ द कस्टमर इज़ अपसेट, चाहे कस्टमर आपका कितना भी अपसेट हो। इसके अलावा अपोलोजाइज सिंसरली, मतलब अगर आपको पता है कि भी आपकी गलती है तो आप जो है सिंसरली अपोलोजाइज़ करिए, माफ़ी मांगिए कि भी हाँ आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है क्योंकि हमारी फॉल्ट है, ठीक है। अगर है गलती तो कोई दिक्कत नहीं है मांगने में। इसके अलावा गैदर डिटेल्स, फिर जो भी वो
प्रॉब्लम है जो भी कस्टमर को, उसके बारे में डिटेल आपको गैदर करनी है। आपको स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने हैं ताकि वो एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम का नेचर है उसको आप समझ सको कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस डेट में हुआ, किस टाइम, क्या प्रॉमिस किए गए थे, क्या चीज़ गलत होगी, ये सब। उसके बाद जो कस्टमर हैं उनको आपको एश्योर करना है कि भी आपके लिए हम एक्शन लेंगे, जल्दी कोई सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, इमीडिएट स्टेप्स आपके लिए लिए जाएंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस को ऑफर करिए कि भी हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, पॉलिसी सजेस्ट करिए, क्या पॉसिबल रेजोल्यूशंस हो सकते हैं। उसके बाद टेक नोट्स, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है डिटेल में, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में इनको ध्यान रख सकें, फिर उनको फॉलो करनी है लास्ट में, और लास्ट में थैंक करना है कस्टमर का कि भी आप अपने इशू को यहाँ पर लेकर के आए, तो बस आपको थैंक यू बोल के उनको फिर भेज देना है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करने हैं, देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको जो है लिखनी होंगी, चाहे इनमें से थोड़ी कम कर दीजिए। आपको इनको जो है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा रिसेप्शनिस्ट रिलेटेड, और इसके बेस पर आपको ये चीज़ें लिखनी है। अगला क्वेश्चन, ठीक, रोल प्ले अ कॉन्वर्सेशन between you, the receptionist, and the director who is requesting arrangements for his upcoming visit to meet up employees। एक रोल प्ले कॉन्वर्सेशन करनी है, आप एक रिसेप्शनिस्ट हो और डायरेक्टर जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं अरेंजमेंट्स के लिए, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ उनको जो है विजिट करने के लिए मिलने आने वाले हैं। इंक्लूड करनी है ऑल रिलेवेंट डिटेल्स जैसे कि डेट, टाइम, लोकेशन एंड एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक। अब देखिए डायरेक्टर, दो लोगों की बातचीत हो रही है, एक तो डायरेक्टर है और साथ ही रिसेप्शनिस्ट है। यहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं गुड मॉर्निंग, आई नीड टू मेक अरेंजमेंट फॉर माई विजिट नेक्स्ट वीक टू मीट विद माई एम्प्लॉयज़, कि मुझे अगले हफ्ते अपने जो क्लाइंट्स हैं, सॉरी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिलने के लिए अरेंजमेंट करनी है। अब रिसेप्शनिस्ट जवाब देती हैं गुड मॉर्निंग सर, मुझे खुशी होगी आपको असिस्ट करते हुए। क्या आप मुझे बताएंगे कि किस टाइम और डेट में आप जो है आपकी विजिट होने वाली है, आपके एम्प्लॉयज़ कब आने वाले हैं। डायरेक्टर कहता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि वो वेडनेसडे को आ जाएं, 8 अक्टूबर को 10 बजे, मतलब मॉर्निंग में। रिसेप्शनिस्ट का नोट कर लेती है उस चीज़ को। फिर वो पूछती है कि वेयर वुड यू लाइक टू होल्ड द मीटिंग, कहाँ पर आप ये मीटिंग करना चाहेंगे। डायरेक्टर कहते हैं कि मीटिंग जो होगी ना वो मेन कॉन्फ्रेंस रूम में होगी, 2nd फ्लोर पर होगी। प्लीज़ इंश्योर करिए कि रूम सेटअप हो, इनफ चेयर हो, उसमें अबाउट 30 एम्प्लॉयज़ होंगे। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, शुड आई अरेंज एनी रिफ्रेशमेंट्स फॉर द मीटिंग, के क्या कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करना है मीटिंग में। डायरेक्टर कहते हैं कि येस प्लीज़ अरेंज करिए टी, कॉफ़ी एंड लाइट स्नैक्स को अटेंडीज़ के लिए। ऑल्सो इंश्योर करिए प्रोजेक्टर और ऑडियो सिस्टम काम कर रहे हैं ठीक से नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट बोल देती हैं कि ठीक है मैं कोऑर्डिनेट करूंगी कैटरिंग को, आईटी डिपार्टमेंट्स को, ताकि ये सारी चीज़ें जो है तैयार हो जाएं। क्या जो है आपको कोई डॉक्यूमेंट या मटेरियल भी एडवांस में तैयार कराना है। डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ प्लीज़ एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस जो है शीट्स हैं और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं वो भी रेडी करिए। आई विल सेंड यू द स्लाइड्स बाय मंडे तक मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा। तो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं परफेक्ट, मैं कंफर्म कर दूंगी सारी अरेंजमेंट्स और जो है आपको रिमाइंडर भी भेज दूंगी ट्यूसडे को। क्या कुछ और है रिक्वायरमेंट। डायरेक्टर कहते हैं बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर योर हेल्प। रिसेप्शनिस्ट भी कहते हैं यू मोस्ट वेलकम सर, मैं सब चीज़ आपका जो है ध्यान से सारा काम कर दूंगी, हैव अ ग्रेट डे। ये कॉन्वर्सेशन हुई है इस तरीके से। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसके बेस पर आपको ये कॉन्वर्सेशन लिखनी है। इस कॉन्वर्सेशन को आप थोड़ा सा ईजी भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला हम बढ़ते हैं आगे। श्री राज मेहता कॉल्ड टू schedule an appointment with the senior manager श्री सुरेश शर्मा बट ही वॉज नॉट इन द ऑफिस एट द टाइम। तो श्री राज मेहता हैं वो स्केड्यूल अपॉइंटमेंट जो है बनाते हैं सीनियर मैनेजर के साथ जिनका नाम है श्री सुरेश वर्मा, मगर वो उस टाइम पर ऑफिस में नहीं थे। तो एक मैसेज लिखिए रिसेप्शनिस्ट को कि भाई रिसेप्शनिस्ट आप जो है ये मैसेज छोड़ दीजिए सीनियर मैनेजर के लिए, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है, इसमें मेंशन करिए सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेट, टाइम और अपॉइंटमेंट। आप देखिए मैसेज लिखा जाएगा यहाँ पर श्री राज मेहता कॉल्ड टुडे, मेंशन टाइम मेंशन करिए किस टाइम पर आए थे वो, और टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद यू, के उनको आपके साथ एक अपॉइंटमेंट जो है स्केड्यूल करना है। श्री सुरेश शर्मा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये मीटिंग जो है फ्राइडे 4 अक्टूबर 3 PM को अरेंज होनी है। सिंस यू वर नॉट इन द ऑफिस, आप उस टाइम ऑफिस में नहीं थे, तो प्लीज़ लेट हिम नो, तो प्लीज़ उनको बता देना कि आप कन्वीनियंट हैं या नहीं, ठीक है। तो बस ये मैसेज इस तरीके से आपको छोटा सा लिखना है। चलिए तो ये आपका ऑप्शनल मॉड्यूल था। अगर आपको इस ऑप्शन के, यहाँ से आपका ये ऑप्शनल मॉड्यूल शुरू हुआ था, इस ऑप्शन के ये क्वेश्चन समझ में आते हैं जिसमें आपको इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए गए थे, तो आप इसको चूज़ करके इसके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। ESP फॉर ऑफिस यूज़, इसमें ऑफिस यूज़ रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि पहला है व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोफेशनल ईमेल, यानी एक प्रोफेशनल ईमेल के क्या की जो है कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है जैसे कि
सब्जेक्ट लाइन क्लियर एंड यू जो है कॉन्सियस इंक्रीडिएंट द पर्पस ऑफ द ईमेल। ठीक, दूसरा है सॉल्यूशन, फिर है इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी है और फिर है क्लोजिंग और सिग्नेचर। ठीक है, तो ये आपको जो है देना है प्रोफेशनल ईमेल के रिगार्डिंग। दूसरा क्वेश्चन है आपका मेंशन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको प्रोसेस बताना है रिपोर्ट राइटिंग का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले आप उसमें प्लानिंग करेंगे, आइडेंटिफाई द पर्पस बताइए, ठीक है, ऑडियंस और स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद गैदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड डिसाइड ऑन दी स्ट्रक्चर। उसके बाद रिसर्च करना है आपको, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी है, ठीक है, राइटिंग करनी है, रिव्यू करना है, फॉर्मेटिंग करनी है एंड सबमिटिंग। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्टेप हैं। क्या करना है, एक रिपोर्ट को जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है लिखनी है, उसमें सारे स्टेप फॉलो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको दो में से एक क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे कि क्वेश्चन है यू हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। एक रेप्यूटेड कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। फॉर्मेट बनाइए रेज्यूम, जो कि आप अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए, जो कि आप रेज्यूम लिखेंगे। तो रेज्यूम देखिए इस तरीके से, अगर आप जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते हैं कहीं, तो आपको ये रेज्यूम बनाना होता है। सबसे पहले आपका फुल नेम, आपका एड्रेस, आपकी सिटी, स्टेट एंड जिप कोड, आपका फ़ोन नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट योर करियर गोल्स। एक छोटा सा आपको जो है स्टेटमेंट देना है, आपकी करियर गोल्स क्या है, आपका एम क्या है, आप इस कंपनी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बतानी है, डिग्री और क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी है। इसमें आप बताइए कि 10th में 12th में आपने पास किया, किस साल में, कौन से साल में आपने पास किया है ना। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स और अचीवमेंट्स आपकी क्या रही। उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ता है जब आप कहीं रिज्यूम देते हो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, इसमें आप कंपनी का नाम बता सकते हैं, लोकेशन, ड्यूरेशन, इतने साल मैंने वहाँ पर काम किया है, इतने टाइम किया है। फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रीवियस जॉब का टाइटल दे सकते हैं, इसमें आप प्रीवियस कंपनी का नाम, लोकेशन, ड्यूरेशन ये सब लिखेंगे। डिस्क्राइब योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स। इसके बाद आपको स्किल्स बतानी है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपके क्या रेफरेंसेज हैं। ठीक है, तो ये आपको एक रिज्यूम तैयार करना होता है, बायोडाटा। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मल तरीके से ही हो। अगला क्वेश्चन है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन अ फायर इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इन द स्टाफ रूम ऑफ योर ऑफिस ड्यू टू एन ओवर हीटेड माइक्रोवेव। आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है क्योंकि आपके स्टाफ रूम में एक फायर इंसिडेंट हो गया था, आग लग गई थी, क्योंकि जो माइक्रोवेव था वो ओवर हीट हो गया था। इसमें आप स्पेसिफिक चीज़ें बताइए, जैसे कि डेट, टाइम, लोकेशन, कोज क्या रहे, मतलब किस वजह से हुआ ये, एक्शन क्या लिए गए, फिर डैमेज कितना हुआ, रिकमेंडेशन फ्यूचर प्रिवेंटेशन के लिए क्या है, मतलब आगे ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस है। चलिए, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है रिपोर्ट ऑन फायर इंसिडेंट इन ऑफिस स्टाफ रूम, पता होना चाहिए भी किस बारे में रिपोर्ट है। फिर डेट बताइए, टाइम बताइए, लोकेशन बताइए, लोकेशन स्टाफ रूम ही है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपको बताना है कि रिपोर्ट डिटेल करेगी फायर इंसिडेंट के बारे में जो कि स्टाफ रूम में हुआ था हमारे ऑफिस के, क्योंकि एक माइक्रोवेव ओवरहीट हो गया था। इसमें कोज बताएंगे, एक्शंस टेकन, डैमेज कितना हुआ, रिकमेंडेशंस क्या है फ्यूचर के लिए। ठीक, उसके बाद दूसरी हेडिंग है इंसिडेंट की डिटेल आपको बताना है, यानी डेट एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, लोकेशन, कॉज ऑफ फायर, क्या कॉज रहा, एक्शन क्या लिए गए। ठीक है, अपॉन नोटिसिंग स्मोक एंड फायर, यानी जब हमने थोड़ा सा देखा ना धुआं सा आ रहा है तो स्टाफ इमीडिएटली अलर्ट हो गया और ऑफिस जो है सेफ्टी सब हमने ले ली, मतलब। ठीक, तो इसमें आप बताएंगे फायर एग्जीक्यूशनर्स जो है स्टाफ रूम में बुलाया गया प्रॉम्प्टली कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद डैमेज आप बताएंगे, और फिर फ्यूचर में मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं हुए या ज़्यादा हुए हैं, माइनर है या मेजर डैमेज है, वो आप बताएंगे कि माइक्रोवेव तो कम्प्लीटली डैमेज हो गया और उसको डिस्कार्ड करना पड़ा, माइनर डैमेज हुआ है कोज टू नियर बाय कबर्ड में और सम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में थोड़ी खराबी आई है, स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है बिल्डिंग में कोई ज़्यादा। रिकमेंडेशन बताएंगे फ्यूचर में हम इसको कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, प्रिपेयर्ड बाय, ये रिपोर्ट किसने तैयार की है। अगर क्वेश्चन में आपका नेम गिवन है तो वो आपको बताना है, योर नेम, योर डेजिग्नेशन और डेट लास्ट में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा आपका, एक ईमेल लिखिए टू अ क्लाइंट। एक क्लाइंट को ईमेल लिखना है, उसको इन्फॉर्म करना है कैंसिलेशन ऑफ देयर रिजर्वेशन फॉर द एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑफ योर कंपनी। मतलब एक जो है आपके मतलब कंपनी में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था तो वो कैंसिल हो गया है, आपको इस बारे में अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है। ईमेल शुड अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, और इस ईमेल में आपको थोड़ा अपोलोजाइज भी करना है कि भाई गलती हो गई है, इनकन्वीनियंस आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। मेंशन करिए कि नई डेट क्या रहेंगी इस जो है मतलब
जो भी ये होने वाला था कॉन्फ्रेंस, नई डेट्स क्या रहेंगी, जल्द ही ये किया जाएगा। स्पेसिफिक डिटेल्स भी बताइए, है ना, डेट और इवेंट का टाइप, कंपनी का नेम, और आप क्या हो, यू आर द प्रो ऑफ अतिशी इलेक्ट्रिकल्स, है ना, यू आर द PRO, सॉरी, यू आर द PRO ऑफ अतिशी इलेक्ट्रिकल्स, ये आपको आपकी पोस्ट पे बता दी गई है। कैंसिलेशन ऑफ योर रिजर्वेशन फॉर अतिशी इलेक्ट्रिकल्स एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, आपने ये लिख दिया सबसे ऊपर। डियर क्लाइंट का नेम आप लिखेंगे। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, मुझे उम्मीद है आपको ये मैसेज मिल जाएगा। और यहाँ पर आप बताइए भाई, उसी फॉर्मल लैंग्वेज में आपको ये लिखना है कि मुझे बड़ी खेद हो रहा है आपको ये इन्फॉर्म करने में कि जो एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस था अतिशी इलेक्ट्रिकल्स में, अब उसको स्केड्यूल कर दिया गया है, आगे उसको बढ़ा दिया गया है। जो डेट्स थी वो कैंसिल हो गई हैं, क्यों कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी, और हम आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं आपकी असुविधा के लिए। हो सकता है आप इसको समझेंगे, और हम करंटली जो है फाइनलाइज करेंगे न्यू डेट्स को, और आपको जल्द से जल्द हम उनको बता देंगे नई डेट क्या कंफर्म हुई है। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट और कोऑपरेशन, प्लीज़ फील टू फ्री रीच आउट ऑफ इट, यू हैव एनी क्वेश्चन और रिक्वायर फर्दर असिस्टेंस। कुछ और आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो प्लीज़ आप जो है फ्री हैं पूछने के लिए। बेस्ट रिगार्ड्स, आपका फुल नेम लिखिए, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर अतिशी इलेक्ट्रिकल्स, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे ऐप को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐप का नाम पाई स्टडी सर्कल है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी ऐसे ही हेल्प यहाँ से होती रहेगी। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है, प्लीज़ एक बार मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें काफ़ी जो है मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो क्रिएट करने में, कंटेंट तैयार करने में। तो इसलिए एक बार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कर देना और एक लाइक कर देना, ठीक है। ऐप पर काफ़ी सारा यूजफुल कंटेंट आपका वेट कर रहा है, उसको विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ ये चैप्टर्स अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं अपने इंग्लिश के, तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, उसको ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ से आपके चैप्टर ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको ये प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन चाहिए, इसके अलावा भी अदर ईयर्स के, तो वो हमारे ऐप पर आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7303838500। तो हमारी टीम आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेगी वहाँ से, यहाँ से भी आप ये सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। एक बार कमेंट करके बता देना जैसा आपका एग्जाम जाए, है ना, एग्जाम देकर आने के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।